सो स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ डेफिनेशंस इन इनकम टैक्स एक्ट 2025। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एसएससी। एसएससी मींस एनीवन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और हैज टैक्स रिलेटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। सो अगर वो जो पर्सन जिसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी है और जिसके ऊपर टैक्स रिलेटेड प्रोसीडिंग होने वाली है वो है एसएससी। ये वर्ड आपको बार बार जब आप टैक्स पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्स ईयर। सो पहले हम यूज करते थे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, बट नाउ ओनली वर्ड यूज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मींस वो 12 मंथ का पीरियड जिसमें आपने इनकम अर्न की है और उसको ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहलाता है टैक्स ईयर। सो दिस इज सिंपल एंड कंपैरेटिवली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा टैक्स ईयर से। ओके, द थर्ड थिंग इज इनकम। इनकम टोटल 5 हेड है एज पर एक्ट। 5 हेड है जिसके अंदर आपकी इनकम कैलकुलेट होती है। सबसे पहला है सैलरी हेड, बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस हेड, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। सो इन पांचों हेड में से अगर आपकी इनकम होती है वो सब आपकी इनकम कैलकुलेशन होती है और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे टोटल इनकम। अब टोटल इनकम मतलब क्या होता है? जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें से आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को हटा देना है। अब टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम दो अलग टर्म है। जो टोटल जो इनकम है उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, एक एग्जेम्प्टेड इनकम और एक टैक्सेबल इनकम। तो इसमें टोटल इनकम में हम देखेंगे टैक्सेबल इनकम और उसमें से हम डिडक्शन और एग्जेम्पशन के पार्ट को हटा देंगे तो हमारी टोटल इनकम आएगी जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे एडवांस टैक्स। सो जनरली जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है वो ईयर एंड में आप रिटर्न फाइल करके उसे डिपॉजिट कराते हैं गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट ने लॉ में बताया है कि आपकी जो एस्टिमेटेड जो आपकी इनकम होगी बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर रिटर्न्स या कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको एक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। डेट डिसाइडेड है, उस पे आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना है एक फिक्स परसेंटेज का, ये टाइम लिमिट तक। सो उसको कंपाइल द टैक्स पेड इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड इनकम, तो उसे बोलते हैं एडवांस टैक्स। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम, द फॉर्म यू सबमिट टू डिक्लेयर योर इनकम एंड टैक्सेस पेड। जो भी आपकी इनकम है और कौन सी इनकम है, बेस्ड ऑन योर इनकम और बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ पर्सन, लाइक आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई कंपनी है, उसके बेस पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। और कौन सी इनकम है उसके बेसिस पे भी आपको फॉर्म सेलेक्ट, तो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म सेलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे आप देखते हैं कि आपकी कितनी इनकम है और किस पे उस पे कितना टैक्स पे करना है। तो किस फॉर्म में पे करते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके। सो ये रिटर्न ऑफ इनकम कहलाता है। नेक्स्ट हम आप देखेंगे असेसमेंट। सो असेसमेंट बेसिकली होता है कि आपने जो टैक्स कैलकुलेट आपकी जो टोटल है इनकम है उसके बेसिस पे जो आपका टैक्स कैलकुलेट करके जो रिटर्न फाइल किया है उसे रिव्यू करना और देखना कि वो जस्टिफाइड है या नहीं है। असेसमेंट किया जाता है, अगर कुछ गलती लगती है सबसे पहले आप खुद असेसमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद समरी असेसमेंट होता है, उसके बाद स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है, उसके बाद में रीअसेसमेंट होता है। तो अलग अलग टाइप के असेसमेंट्स होते हैं, चेकिंग्स होती है कुल मिला के। नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो जनरली टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हमारी जो इनकम अर्न करता है उसकी होती है, बट यहाँ पे जहां से आपने इनकम अर्न की है जो सोर्स पॉइंट है वहीं पे टैक्स डिडक्ट हो जाता है। इट मींस आपने इनकम एक्स पर्सन से की है तो एक्स पर्सन आपके बिहाफ पे टैक्स डिपोज टैक्स कटा आपको पेमेंट करने से पहले कुछ पोर्शन टैक्स काट देगा और वो गवर्नमेंट को देगा एज पर लॉ। उसके लिए रूल्स बने हैं, लॉ बना है, तो उस रूल के हिसाब से उसे टैक्स काटना है, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है विद द टाइम बिंग, और रिमेनिंग पेमेंट ही वो आपको करेगा। तो इसे हम बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विटी शेयर से शेयर्स, ये सब कैपिटल एसेट की कैलकुलेशन में आती है। तो अगर आपने इन सब में से किसी में इन्वेस्ट करके रखा है तो वो कैपिटल एसेट होगा। जब आप कैपिटल एसेट को सेल करेंगे तो आपको लॉसेस और प्रॉफिट हो सकते हैं जो हम कैपिटल गेन हेड में जाएगा। नेक्स्ट थिंग है एग्रीकल्चर इनकम। सो जनरली एग्रीकल्चर इनकम वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम जो कि एग्रीकल्चर इनकम जो फार्मिंग एक्टिविटी, जो लैंड इंडिया में लैंड है उसके अगर आप उसके ऊपर आप अगर आप फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, आप प्रोसेस करते हैं, आप बेसिक एक्टिविटी करते हैं, आप फर्दर एक्टिविटीज करते हैं और उसके बेस से आप कुछ इनकम अर्न होती है इंडिया के अंदर, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर लैंड है तो सो वो होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट, पेनल्टी, अ फाइन फॉर नॉट फॉलोइंग टैक्स रूल लाइक लेट फाइलिंग और इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। सो अगर आपने कुछ
प्रॉपर रिपोर्ट नहीं किया है, लेट फाइल किया है, तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। सिमिलर वे प्रोसिक्यूशन मीन्स लीगल एक्शन फॉर सीरियस टैक्स वायलेशन लाइक फ्रॉड और इवेजन। आपने फ्रॉड किया है, आपने इवेड किया है कुछ इनकम को, जिससे कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में आपने टैक्स को छुपाने की कोशिश की है, तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है, मे बी आपको जेल भी हो सकती है। सो दिस इज द प्रोसिक्यूशन। कंपनी, कंपनी में इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, बट वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज पर इन कंपनीज एक्ट, ये समझना जरूरी है। वही कंपनी यहाँ पे है जो इधर इंडियन कंपनी है और फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी जो इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड है, जो यहाँ के काम के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो फॉरेन एंटिटी वो है वो फॉरेन कंपनी बोला कहते हैं। वो सब कंपनी की डेफिनेशन में आता है और वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। डोमेस्टिक कंपनी जो कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड लाइबल टू पे टैक्स हियर। एंड फॉरेन कंपनी जो एक्चुअली उसकी मेन कंपनी तो बाहर रजिस्टर्ड है बट वो इनकम कर रही है इंडिया में, तो उसने एक फॉरेन कंपनी भी क्रिएट करके रखी है यहाँ पे। ठीक है, इसे उसे बोलते हैं फॉरेन कंपनी। अमालगमेशन, व्हेन टू और मोर कंपनी मर्ज इनटू वन, मतलब दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी क्रिएट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अमालगमेशन। ये टर्म हमें आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें ये टर्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जब अमालगमेशन होगा, जब दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी क्रिएट होगी, तो उससे क्या टैक्स का क्या पिक्चर, टैक्स पिक्चर में आएगा, कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेशन हो सकता है, होगा किससे रिलेटेड टैक्स कैलकुलेशन होगा, वो सब जब हम देखेंगे तब ये टर्म्स हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट, डीमर्जर, व्हेन कंपनी स्प्लिट इनटू अ सेपरेट एंटिटीज, मतलब एक कंपनी जिसको दो अलग डिवीजन में बांट लिया, जो बहुत सारे काम करते थे, तो उन्होंने जो दो मेजर डिविजन थे उनको अलग अलग डिवीजन में बांट दिया, तो उसको दो अलग अलग कंपनी बना दी, तो उसका भी इफेक्ट बढ़ता है टैक्स के अंदर, कैपिटल गेन हेड के अंदर। सो ये सब हमको देखने को मिलेगा अमालगमेशन और डीमर्जर का भी। सो ये सब हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हमको ये सब पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, बट ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमको समझनी जरूरी है, ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो। बेस स्ट्रांग होगा तभी हम आगे से अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको कुल मिला के जो जो सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो सारी डिस्कस कर ली है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो आपको थोड़ा और क्लैरिटी देंगे, वो सब मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। जितनी इंपॉर्टेंट है की डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, सो वो सब मैंने यहाँ कवर अप किया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे की केस लॉज, इसके रिलेटेड क्या है, और जो 6-7 केस लॉज है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है जो रिलेटेड है फॉरेन कंपनी के बेसिस पे। सो बेसिकली जो वोडाफोन है, वी ऑल हर्ड अबाउट दैट कंपनी, जो यहाँ पे इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस करती है। बट यू नो व्हाट, वो कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है? आउट ऑफ इंडिया में। उस मतलब वो यहाँ काम करती है, उसने अपनी फॉरेन एंटिटी यहाँ बना रख, फॉरेन एंटिटी की तरह वो काम कर रही है यहाँ पे, बट उसकी जो मेन कंपनी है वो आउट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर ये वोडाफोन आता है। तो उस मेन कंपनी ने एक 2012 में अपना एक स्टेक एक फॉरेन कंपनी को बेच दिया। मतलब लोग दो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो दो फॉरेन कंट्रीज के दो बीच में हुआ, फॉरेन पर्सन के बीच में हुआ। हम जो की कंपनी यहाँ यहाँ रजिस्टर्ड है ही नहीं, वो रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया में है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई रिलेशन था ही नहीं, बिकॉज वो कंपनी आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड थी और आउट ऑफ इंडिया के पर्सन को ही बेचा है। तो उस केस में कोई टैक्स लग नहीं रहा था, बट गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन है, तो आपको इसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव वे से टैक्स पे करना पड़ेगा। एक रेगुलेशन आई थी, बट दे प्रूव के उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था और उन्होंने कुछ नहीं पे किया। इवन दो जो वो रूल आया था उसके अगेंस्ट एक और सिमिलर केस है जो केन एनर्जी आर्बिट्रेशन का है 2021 में। उस समय 2012 के बाद में जब ये केस वोडाफोन के फेवर में गया, तो एक नया लॉ आया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव में, कि आपने जो भी अगर आपका कंपनी आपने आउट ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर रखी है और अपना स्टैक को आप सेल करते हैं आउट ऑफ इंडिया के पर्सन को, बट वो जो मेन एसेट मेन काम जो इंडिया में हो रहा है, तो आपको एज अ रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जिस पहले भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको उसके ऊपर इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके का एक आर्बिट्रेशन आया, बट केन ने आगे फाइट किया ग्लोबल लेवल पे, और केन वो केस जीता और इंडिया को वो जो लॉ बनाया था उसको वापस रोल बैक करना पड़ा और उसको नलीफाई करना पड़ा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ कि समझना जरूरी है कि अगर इंडिया का डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, तो इंडिया में टैक्स नहीं लग सकता है। तो ये वोडाफोन और केन एनर्जी का केस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे मद्रास जिम खाना। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। सो अगर
अगर उसके उसमें आपके पास कुछ फंड है और उससे आप इन्वेस्ट करते हैं इधर एफडी में, स्टॉक्स में, किसी में भी, और उससे आपको जो इनकम होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ उन विद इन मेंबर आपने कुछ काम करने से इनकम हुई है तो म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल फुलफिल होता है। अदरवाइज अगर आप थर्ड पार्टी से कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल के बियॉन्ड जाता है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी एज पर लॉ। सो इसीलिए बस यही है कि प्रिंसिपल म्यूचुअलिटी को एक्सप्लेन किया गया है इस मद्रास जिमखाना में। सो आपको वो भी देखना है कि एग्जाम्प्ट इनकम है तो एग्जाम्प्ट इनकम का भी क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ही आपको एग्जाम्प्ट इनकम मानी जाएगी, सारी इनकम उसकी एग्जाम्प्ट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट टर्म आपको ये देखना है कि ये जो केस है ये रिलेटेड है, एक केस ऐसा है कि आप अगर सिंगापुर एफवीसीआई का इसमें ये है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन प्रोसीड ऑफ डिबेंचर बाय फॉरेन एंटिटी। एक फॉरेन कंपनी इंडिया में डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज करती है एंड जब उसका रिडेम्पशन होता है उसने सारे जो कंप्लाइंसेस की उसको रिक्वायरमेंट थी ड्यूरिंग द टाइम जब उसको इनकम अर्न हुई, वो इनकम इंडिया से अर्न हुई है, इवन वो बाहर का नॉन रेजिडेंट था स्टिल, अगर वो इंडिया से इनकम अर्न होती है तो उसके ऊपर उसकी टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर जो उसे इंटरेस्ट मिला था। सो जो पर्सन है पेयर है उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना, ओनली रिमेनिंग बैलेंस ही देना है, और उसके बाद में 15C और 15CB की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पेयर की। सो यहाँ इस केस में उन्होंने वो सब कंपाइल किया, बट रिडेम्पशन के टाइम पे मींस उसने डिबेंचर खरीदा था एक फिक्स 100 करोड़ का, तो उसने जब वापस उस 100 करोड़ रीपे किए उस कंपनी ने उस डिबेंचर के, जब रिडेम्पशन हो गया उन डिबेंचर्स का, तो उस रिडेम्पशन के अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो ये केस भी सिंगापुर कंपनी के फेवर में गया, तो वो भी समझना जरूरी है कि अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया में इनकम रिलेट है तो वो इनकम के ऊपर तो इनकम के ऊपर को तो आप पे टैक्स मिल गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी था, 15CA 15CB सब कुछ इस बारे में भी बात हुई कि ये सब हुआ है, जब जिस साल में उनको इनकम अर्न हुई थी इंटरेस्ट की वो सब फॉर्मेलिटी पूरी हुई है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है रिडेम्पशन जो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट के ऊपर, तो ये प्रूव होता है। एंड जो नेक्स्ट केस है वो निशांत कांदिया के रिलेटेड है, वो भी रेजिडेंसी के ऊपर बात करता है, बट जब हम स्पेशली रेजिडेंस वाले रूल पढ़ेंगे तो उस समय ये केस हम वापस डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वो उस समय आपको बेटर क्लैरिटी देगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में इस तरीके की चीज कोई पढ़ी नहीं है, बट स्टिल यहाँ मैंने एक बार इसको, क्योंकि ये भी डेफिनेशन का पार्ट ही आता है रेजिडेंस वाला, बट हम लोग का वो डिफरेंट चैप्टर में जब वो चीज आएगी तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब ये केस मैं आपको वापस समझाऊंगी, काफी इंटरेस्टिंग केस है ये भी। नेक्स्ट है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम आती है, एग्जेम्प्ट इनकम होती है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, बट वहां पे भी कुछ क्राइटेरिया है कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी करने के लिए, वहां पे एक लिमिट है कि वहां तक ही आप कमर्शियल नेचर के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट अगर आपकी उस लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपकी इनकम एग्जाम नहीं मानी जाती, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट उसके लिए भी आपको देखना है कि वहाँ वो जो आपने ट्रांजेक्शन या जो आपकी एक्टिविटीज आपने की है क्या वो मेन मोटिव था आपका या एंसिलरी मोटिव था, और साथ ही साथ में जो आपने इनकम अर्न की है अल्टीमेटली आपने अगर यूटिलाइज की है, अगर जो आपके पर्पस थे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के उसी के लिए, तो आपको उसके ऊपर एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11 मिल जाएगा, वो आपका वहाँ वॉयलेट नहीं माना जाता है, और आपको वो लिमिट भी नहीं चेक करनी है कि कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन बियॉन्ड लिमिट जा रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जिसके बेस के ऊपर हम ये पूरा डेफिनेशन का जो चैप्टर है उसको कंक्लूड करते हैं, जो जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सब हमने कवर अप किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो सबके साथ शेयर करने हैं, क्योंकि हम लोग ने शुरू किया है इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।